नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए कंप्लीट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें। तो छोटा सा हमारा सब्जेक्ट है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। रेलवे फार्मासिस्ट 2019 में 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो इसी सब्जेक्ट से पूछे गए थे। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब विज्ञान होता है, लेकिन इसमें आपको विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है जो भी हमारी दवाइयां हैं, और यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब क्या है? यहाँ पर रेगुलेटरी का मतलब होता है नियामक संस्थाएं, मतलब नई दवाएं कैसे बनती हैं उसको लेके नियम कानून क्या होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल को लेके नियम कानून क्या है। अगर आप इंडिया में कोई दवाई बनाते हैं, अगर आपको उसको अमेरिका में जो है अगर आपको उसका मार्केटिंग करना है, अमेरिका में अगर आपको बेचना है तो क्या क्या नियम कानून है। अगर कोई दवाई विदेश में बन चुकी है उसको अगर आपको भारत में लाना है तो उसको लेके जो है क्या क्या नियम कानून है। तो ये जो है इन सभी टॉपिक्स को जो है हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे नई दवाओं का जो यहाँ पे आविष्कार है उसमें कितना समय लगता है उसके बारे में जो है वो हम जान लेते हैं, क्या क्या उसके स्टेजेस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी आपके यहाँ पर नई दवाई हो गई उसको बनने में जो है कम से कम 12 से 15 साल का समय लगता है। ठीक है, कोई एक नई दवाई बनने में कितना समय लगता है? 12 से 15 साल का जो है वो समय लगता है। उसके बाद ही जो है कोई दवाई जो है यहाँ पर मार्केट में आ पाती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज क्या है? सबसे पहला स्टेज है ड्रग डिस्कवरी, यानी कि यहाँ पर किसी ड्रग को जो है वो यहाँ पर खोजा गया, किसी नए मॉलिक्यूल को खोजा गया, उसी को खोजने में जो है 3 से 5 साल जो है वो क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद सेकेंड फेज आता है आपका, आता है प्री क्लिनिकल। मैंने आपको बता रखा है जो भी आपके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं 2 फेज में होते हैं। एक आपका होता है प्री क्लिनिकल, एक आपका होता है क्लिनिकल ट्रायल। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो इंसानों पे किया जाता है। 4 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। उसको भी जो है आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। लेकिन जो आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होता है किस पे होता है? ये जो है एनिमल्स पे होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर प्री क्लिनिकल ट्रायल किस पे होता है? ये वाला ट्रायल किस पे होता है? एनिमल्स पे होता है। ठीक है, तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो है वो यहाँ पर कितना समय लग जा रहा है? 1 से 2 साल जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो है वो लग जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल ड्रग डिस्कवरी में लगते हैं? आमतौर पे 3 से 5 साल तक, प्री क्लिनिकल में 1 से 2 साल तक। ठीक है, जब आपका नया ड्रग मॉलिक्यूल प्री क्लिनिकल ट्रायल को क्या किया? पास कर गया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लिनिकल ट्रायल जो है, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, INDA। IND का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल के बीच का फेज क्या है? INDA है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशनल का मतलब क्या होता है? जिसपे जांच चल रही है, मतलब जिस ड्रग पे अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल में आप आ गए। क्लिनिकल ट्रायल में आपने फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 आपने कंप्लीट कर लिया, सॉरी फेज 3 आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या होगा? उस दवा को मार्केट में लाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जो भी आपकी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, अलग अलग देश में अलग अलग जो है आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है। भारत में जो है आपका CDS को है, ठीक है, DGCI है। ठीक है, तो उनसे जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो फेज 3 पूरा होने के बाद, क्लिनिकल ट्रायल का फेज 3 पूरा होने के बाद आपको न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA, सॉरी NDA, यहां पर ए लिखा होना चाहिए था। ठीक है, आपको NDA फाइल करना पड़ेगा। न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है इसको फाइल करना पड़ेगा। क्लिनिकल ट्रायल को जो है, क्लिनिकल ट्रायल जो होता है फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसमें जो है 6 से 7 साल लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अप्रूवल मिलने में जो है 1 से 2 साल का समय लग जाएगा। और अंत में जो है जो आपके यहाँ पर दवा आई है, जिसको कि आपने खोजा है, आपने उसका आविष्कार किया है, वो अंत में मार्केट में आएगी। और मार्केट में आने के बाद उस दवा का क्लिनिकल ट्रायल का फेज 4 स्टार्ट हो जाएगा। फेज 4 क्या होता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। पहले भी जो है इस टॉपिक को मैंने आपको कराया हुआ है किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम यहाँ
से अपनी क्लासेस को शुरू कर लेते हैं। और ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सिलेबस होने वाला रेलवे फार्मासिस्ट का। टोटल 70 क्वेश्चन आपके फार्मेसी वाले से आएंगे और 30 क्वेश्चन में आपके यहाँ पे 10 नंबर के जो है आपके यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के जनरल जीएस का क्वेश्चन आएगा, तो उसकी भी जो है आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। इसके अंदर जो है टोटल 5 जो आपके चैप्टर हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, नई दवाएं का जो खोज है वो कैसे होता है। रेगुलेटरी का अप्रूवल प्रोसेस क्या है, मतलब अगर आप कोई दवा बना रहे हैं तो उसके लेके आपको जो है यहाँ पर कौन कौन सी परमिशन लेनी पड़ेगी, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी प्रोसेस है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन ड्रग प्रोडक्ट इन ओवरसीज मार्केट, मतलब भारत के अंदर, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि भारत में जो भी दवाइयां बनी हैं उनको विदेशों में जो है अगर आपको रजिस्टर कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पढ़ना है, कौन कौन, ठीक है, कि कौन कौन से फेज होते हैं। और अगला है आपका रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट। तो ये जो है आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को देख लेंगे जो कि रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, विच बुक यूजेस टू लेटर कोडिंग सिस्टम। तो ऐसी कौन सी बुक है जो कि टू लेटर कोडिंग सिस्टम को जो है वो प्रयोग करती है। ऑरेंज बुक, ब्लू बुक, ठीक है, ग्रीन बुक या फिर रेड बुक, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़े होंगे वो आंख बंद कर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर लगा देंगे, ऑरेंज बुक, क्योंकि हमने ऑरेंज बुक और पर्पल बुक के बारे में जो है वो हमने अपने फार्मेसी के सिलेबस में पढ़ा हुआ है। पर्पल यहाँ पे है नहीं, ऑरेंज बुक का जो है यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि जो है टू लेटर कोडिंग सिस्टम का जो है ये प्रयोग करती है, ठीक है। तो आखिरकार ऑरेंज बुक है क्या, इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका में यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो है क्या है, एक यहाँ पर संस्था, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएफडीए, ठीक है। ये जो है इस किताब को क्या करती है, पब्लिश करती है। और इसमें ऐसी दवाइयां होती हैं, क्या लिखा गया है, अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विद थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस, ठीक है। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, अभी हम यहाँ पर विद एग्जांपल समझेंगे। तो देखिए, ऑरेंज बुक क्या है, इसका नाम ऑरेंज बुक इसलिए है क्योंकि जो इसका कलर है वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। और इसको जो है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएफडीए के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। इसमें दवाओं की वह सूची होती है, वह लिस्ट होता है जो कि यहाँ पर यूएसएफडीए ने अप्रूव किया हुआ, जो कि क्या है, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस है, ठीक है। अब इसमें जो है हमें दो तरह के जो कोड हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला कोड ए है और आपका क्या है, कोड बी है, ठीक है। तो देखिए, कोड ए जो है वो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि कोड ए वाले जो हैं, जो भी आपके यहाँ पर कोड ए वाले जो भी आपके ड्रग्स हैं वो क्या है, वो बिल्कुल थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बराबरी होता है, समानता होता है। थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, अभी हम यहाँ पर एग्जांपल की मदद से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद कोड बी जो है, इसमें क्या है, इनको जो है वो थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट जो है इनको नहीं समझा जाता है, ठीक है। मतलब जो आपके यहाँ पर कोड ए में आएगा वो सबसे अच्छा होगा, जो आपके यहाँ पर कोड बी में आएगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर ऑरेंज बुक है किसके द्वारा पब्लिश होता है, यूएसएफडीए के द्वारा जो है पब्लिश होता है। इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, समानता, बारी बार, ठीक है। यहाँ पर समानता या फिर बराबरी, ठीक है। तो देखिए, कोई भी दो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसके अंदर क्या है, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पर पैरासीटामोल का टैबलेट है, ये आपका इसका नाम है एंटीमोल 500 और इसका नाम है क्या है, इसका नाम है कालपोल टैबलेट 500, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है, सेम इंग्रेडिएंट क्या है, पैरासीटामोल है, लेकिन कंपनी क्या है, अलग अलग है। तो देखिए, थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऐसी दवाई है जिसके के अंदर सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सेम डोजेज फॉर्म है, ये भी टैबलेट है, ये भी टैबलेट है। इनको देने का रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है, सेम है, और उसका स्ट्रेंथ भी सेम है। मतलब 500 mg का पैरासीटामोल यहाँ है तो 500 mg का पैरासीटामोल यहाँ भी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर थेराप्यूटिकली, यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दो तीन चीजें बिल्कुल यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए। ऑरेंज बुक जो है किसके द्वारा जो है इसको पब्लिश करते हैं, यूएसएफडीए के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर जो है
टू कोडिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, कोड ए कोड बी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर तैयार हो गया होगा। और और यहाँ पर थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसी सब्जेक्ट से है। क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द पीरियड का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, व्हाट वुड बी पीरियड फॉर कंप्लीटिंग प्रायोरिटी रिव्यू इन एनडीए। ठीक है, एनडीए का मतलब क्या है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, क्या, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब होता है नया। ठीक है, तो जब आपने कोई नई दवाई बना ली, प्री क्लिनिकल स्टडीज हो गया उसके बाद आपने जो है उसका जो है एक बार मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए जब आपने जो है यहाँ पर प्री क्लिनिकल स्टडी आपका पूरा हो गया, जो आपने दवाई बनाई थी, उसके बाद आपने उसका क्लिनिकल ट्रायल भी जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया। दवा जो है वो आपकी सक्सेसफुली जो है बन चुकी है, बस केवल आपको उसको मार्केट में उतारना है। ठीक है, तो जब आपको किसी नई दवा को मार्केट में लाना है, इसके लिए जो है जो भी आपके यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल एजेंसी होगी, जैसे कि भारत में सीडीएसको हो गया, ठीक है, डीजीसीआई हो गया, तो उनसे आपको परमिशन लेना होगा। परमिशन लेने के लिए आपको एनडीए फाइल करना पड़ेगा, न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन अगर आप फाइल करते हैं और उसमें जो है अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी ड्रग है वो फटाफट से जो है वो पास हो जाए, ठीक है, व्हाट वुड बी द पीरियड फॉर कंप्लीटिंग प्रायोरिटी। ठीक है, यहाँ पर प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसी चीज को जो है उसे जो है यहाँ पर फास्ट ट्रैक किया गया कि वो जो है जल्दी से जो है उसका अप्रूवल मिल जाए। और यहाँ पर रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू का मतलब होता है देखना। तो अगर आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है अगर आप यहाँ पे फाइल करते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको उसको प्रायोरिटी मिले तो उसका समय जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है आपसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन, क्या एक रिक्वेस्ट है किसको, यूएस एफडीए को। मतलब अगर आपको अमेरिका में जो है अपनी कोई दवा का यहाँ पर मार्केटिंग करना, उसको उतारना है, तो आपको उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ेगा यूएस एफडीए को, टू मार्केट एंड सेल न्यू ड्रग इन यूएस। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर नई दवा को जो है अगर आपको यहाँ पर, ठीक है, अमेरिका में उसका यहाँ पर मार्केटिंग करना है, सेल करना है, तो आपको न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फाइल कर दिया, ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर यूएस एफडीए है उसके पास 60 दिन होता है। ठीक है, 60 डेज टू कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी रिव्यू। मतलब जो आपके यहाँ पर यूएस एफडीए है वो आपके एप्लीकेशन को जो है उसके पास यहाँ पर 60 दिन है उसको रिव्यू करने के लिए। उसके बाद वो उसको जो है यहाँ पर उसको यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर आपका जो आपका यहाँ पर न्यू ड्रग एप्लीकेशन है वो क्या है, अगर वो यहाँ पर स्टैंडर्ड है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका काम जो है वो बिल्कुल आराम से हो, तो इसमें जो है कम से कम 10 महीने का जो है वो यहाँ पर समय लग जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके यहाँ पर दवाई है वो फटाफट से मार्केट में आए, ठीक है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी रिव्यू जो है ये जो है 6 महीने के अंदर जो है वो पूरा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आपका प्रायोरिटी रिव्यू है तो 6 मंथ, और अगर आपका स्टैंडर्ड रिव्यू है तो आपका लग जाएगा 10 महीना लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पर याद रखना होगा, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है ये। चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है वो हम चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CFR 211 का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए CFR जो है अमेरिका की यूएस एफडीए की एक एजेंसी है। ठीक है, आप इसको एजेंसी नहीं कहेंगे, ये जो है आपका एक तरह का बुक है जिसमें जो है कुछ नियम कानून लिखे गए हैं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। आपको CFR का जो है बस केवल फुल फॉर्म याद रखना था, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। मतलब एक तरह का जो है आपका ये नियम कानून की जो है यहाँ पर किताब है जो कि दवाइयों से, ठीक है, जुड़ी हुई है, उनके अप्रूवल और उनसे जो भी परमिशन वगैरह होता है दवाइयों को लेके, उससे जो है ये आपकी यहाँ पर जुड़ी हुई है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ठीक है, CFR का फुल फॉर्म क्या है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल्स, DMF ड्रग मास्टर फाइल, DMF गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है,
तो ड्रग मास्टर फाइल का टाइप 3 जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ड्रग मास्टर फाइल के बारे में जो है अभी हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे कुछ समय बाद। उससे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर एक टेबल दिखा देता हूँ, और इस टेबल से जो है इस क्वेश्चन का फिलहाल हम यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं, और इसके बारे में जो है वो हम समझेंगे बाद में, ठीक है, कि आखिरकार जो है आपकी ड्रग मास्टर फाइल होती क्या है, डीएमएफ होता क्या है। तो देखिए इसके अंदर जो है 5 तरह का जो है यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 2 आपका ये था, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है टाइप, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल, ठीक है। ड्रग मास्टर फाइल का टाइप 3 जो है वो किससे संबंधित है, वो है आपका मटेरियल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग, यानी कि आप दवाइयों को पैक करने के लिए कौन सा मटेरियल्स यूज करेंगे, वो आपका टाइप 3 है। जो आपका यहाँ पर ड्रग है, दवाई है, जो आपका यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसके अंदर कौन कौन से एक्सिपिएंट हैं, वो आपका टाइप 4 में आएगा, ठीक है। ड्रग मॉलिक्यूल टाइप 2 में आएगा, और जहां पे आपकी ड्रग बन रही है, नई दवाई बन रही है, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, वहाँ का ऑपरेटिंग ठीक है प्रोसीजर क्या है, वहाँ ठीक है वहाँ का टेक्निकल पर्सन क्या है, ठीक है, टेक्निकल पर्सन का यहाँ पर वर्किंग क्या है, वो आपका टाइप 1 में आएगा। तो ठीक है, मटेरियल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग जो है आपका टाइप 3 है। और अभी हम इसके बारे में जो है हम यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तब जो है हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ड्रग मास्टर फाइल का टाइप 3 जो है पैकेजिंग मटेरियल के बारे में हमको बताता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। एज पर चेंजेस मेड इन हैच-वैक्समैन एक्ट, हाउ मेनी मंथ स्टे विल बी इम्प्लीमेंटेड इन केस ऑफ दोज पेटेंट लिस्टेड इन द ऑरेंज बुक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑरेंज बुक जो है किसको जो है इसमें पर कौन पब्लिक जो है इसमें पर करता है, ठीक है, यूएस एफडीए करता है। दवाओं की जो है क्या है, ये आपके यहाँ पर एक लिस्ट है, किताब है, जो कि यहाँ पर ठीक है ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। तो देखिए हैच-वैक्समैन एक्ट क्या है, ठीक है, इसके बारे में जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी अगर नई दवा जो है यहाँ पर मार्केट में बन के आती है, तो जो कंपनी उसको बनाती है, उस कंपनी को बनाने में जो है 15 से 20 साल का समय लगता है, ठीक है, नई दवाओं को बनाने में। और उसमें जो है करोड़ों रुपए जो है वो खर्च होते हैं, ठीक है, नई दवा को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सरकार क्या करती है कि जो भी कंपनी जो है उसने किसी नई दवा को बनाया है, तो उसका जो है उसको क्या करेगी, पेटेंट दे देगी 20 साल के लिए, ठीक है। आमतौर पे जो है जो भी आपका पेटेंट होता है कितने साल के लिए होता है, 20 साल के लिए होता है। तो अगर कोई कंपनी जो है उसने बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत अपना समय लगाया, उसके बाद जो है उसने कोई जो है यहाँ पर नया दवा बनाया है, तो उस कंपनी का हक है कि वो जो है उस नई दवा को जो है केवल अकेले बेचे और उसका मुनाफा कमाए, अच्छा खासा जो है अपना प्रॉफिट वसूली करे, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि ड्रग प्राइस कंपटीशन एंड पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट, इसको जो है हैच-वैक्समैन एक्ट कहते हैं। और ये एक्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर एक्ट है वो ये रेगुलेट करता है कि जो भी आपके यहाँ पर एलोपैथिक दवाइयाँ का जो भी आपके यहाँ पर एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ठीक है, एस्टैब्लिश मॉडर्न सिस्टम ऑफ जेनेरिक ड्रग रेगुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। तो देखिए अमेरिका के अंदर जेनेरिक दवाइयों को लेके जो नियम कानून है वो इसी एक्ट के अंतर्गत जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। आप इसको यहाँ पर सिंपल तरीके से जो है आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर जेनेरिक दवाइयां हैं वो कैसे जो हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर जल्दी जल्दी आएंगी, क्योंकि देखिए जो भी आपके यहाँ पर नए ड्रग मॉलिक्यूल है उनके ऊपर क्या होता है, पेटेंट होता है, उसको कोई दूसरी कंपनी जो है यहाँ पर नहीं बना सकती है। लेकिन ये जो आपका एक्ट है वो इस चीज को प्रमोट करता है कि जो भी आपके यहाँ पर पेटेंट वाली दवाइयां हैं वो जेनेरिक में बदले, मतलब यहाँ पर जेनेरिक वर्जन उनका मार्केट में आए, लेकिन साथ में ये इस चीज को भी इंश्योर करता है कि जिन्होंने उस पेटेंट वाली दवा को बनाया है उसको उनका कंपनसेशन मिले, ठीक है, उनको जो है उसका मुआवजा, ठीक है, उनको जो है उसका मुआवजा मिले, ठीक है। इस चीज को जो है ये एक्ट जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। तो देखिए क्या है कि जो आपका ये एक्ट है, देखिए अगर कोई कंपनी पहले से पेटेंट दवा जो है उसने बना दिया है और आप चाहते हैं कि उसी मॉलिक्यूल का जो है आप जेनेरिक दवा जो है
आप लॉन्च करें मार्केट में। तो इसके लिए जो है आपको कुछ ना कुछ जो है आपको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या लिखा गया है इसमें, ठीक है, हैच-वैक्समैन एक्ट 1984 इंक्लूड 30 मंथ स्टे पीरियड फॉर जेनेरिक ड्रग अप्रूवल व्हेन ए पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट लॉ सूट इज फाइल्ड। ठीक है, तो देखिए कोई दवा पहले से मार्केट में चल रही है, उसको पेटेंट मिला हुआ है और आपने उसका जेनेरिक वर्जन जो है आपने उतारा और उसके लिए जो है आपने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो जो आपका हैच-वैक्समैन एक्ट जो है वो उस एप्लीकेशन को 30 महीने तक जो है वो क्या करेगा, रोक कर रखेगा। ठीक है, अगर कोई पेटेंट का उल्लंघन का मुकदमा अगर यहाँ पे दर्ज होता है तो ये जो है 30 मंथ तक जो है वो उसको स्टे करके रख सकता है। तो यही क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर हैच-वैक्समैन एक्ट है, अगर कोई दवा पहले से पेटेंट वाली चल रही है, ठीक है, अमेरिका में, और आप उसका जेनरिक वर्जन उतारना चाहते हैं, आपने उसके लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया, तो जो आपका एप्लीकेशन है उसको जो है 30 महीने तक जो है वो होल्ड पे रखा जा सकता है। यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 5 क्वेश्चन, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रेलवे फार्मासिस्ट के। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटेड टू नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग। तो देखिए यहाँ पर प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है मालिकाना हक, और यहाँ पर क्या लिखा गया, नॉन लिखा गया। नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई यहाँ पर नई दवाई बनती है तो उसका क्या होता है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, जिसको पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। यह एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उस नाम का कोई भी प्रयोग कर सकता है, और इसी को जेनेरिक नाम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जैसे कि पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल एक क्या है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम है। ठीक है, पैरासीटामोल को पूरी दुनिया में जो है, ठीक है, पैरासीटामोल नाम से जाना जाएगा। ये क्या है, ये एक क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब पैरासीटामोल जो शब्द है, नाम है, इसका जो है कोई भी प्रयोग कर सकता है, और यही जो है आपका दवा का जेनेरिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी चैनल। ठीक है, तो देखिए अगर आप कोई यहाँ पर नई दवा बना रहे हैं तो उसका पहला जो स्टेप है वो होता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट को पहचानना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ऑर्गेनाइज क्लिनिकल ट्रायल इनटू डिफरेंट वे। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, नेशनल NIH जो है, इसने जो है क्लिनिकल ट्रायल को जो है कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में जो है इसने इसको डिवाइड किया है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले प्री क्लिनिकल होता है, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होता है। फेज 1 में क्या है कि 10 से लेके 30 हेल्दी लोगों को जो है वो शामिल किया जाता है। इसमें जो है उस नई दवा का सेफ्टी और उसका डोज रेंज जो है वो पता किया जाता है कि कितना अधिक डोज जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फेज 2 में क्या है, 200 से लेके 300 वॉलंटियर पे जो है उस दवा की टेस्टिंग होती है, जो कि उस बीमारी से पीड़ित हैं जिसके लिए उस दवा को जो है वो बनाया जा रहा है। ये फेज लगभग 2 साल तक चलता है। इसमें जो है दवा की सेफ्टी और एफिकेसी का पता चलता है। फेज 3 में क्या है, 1000 से 3000 लोगों पे जो है, ठीक है, जिनको जो है वो यहाँ पर ये बीमारी हुई है जिसके लिए उस दवा को बनाया गया, उनके ऊपर टेस्टिंग होती है। ये पीरियड 1 से लेके जो है आपके यहाँ पर 4 साल तक चलता है। और इससे जो है क्या होता है, इससे जो है यहाँ पर उस दवा की जो है, ठीक है, एफिकेसी जो है वो क्या होती है, कंफर्म होती है। और अंत में आपका फेज 4 होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, मतलब मार्केट में दवा आने के बाद भी जो है उस दवा के ऊपर निगरानी रखा जाता है कि उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्री क्लिनिकल स्टडी ऑफ न्यू ड्रग्स ऑन एनिमल्स। तो प्री क्लिनिकल स्टडी किस पे होती है, एनिमल्स पे होती है। क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस। तो टोटल 4 फेज में जो है क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो इस टेबल को आपको याद रखना है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसके अंदर जो है क्या क्या कंडीशन दी गई है, इस चीज को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए IND स्टैंड्स फॉर, IND का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ठीक है, इन्वेस्टिगेशनल का मतलब क्या होता है कि जिसपे जो है अभी जांच चल रही है। ठीक है, तो IND आपको कब लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको कब अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार मैं आपको यहाँ पर टेबल दिखा देता हूं फिर से। ठीक है, तो जब आपने प्री क्लिनिकल स्टडीज अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको क्लिनिकल ट्रायल करना है उस नई दवा का, तो आपको जो है INDA फाइल करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो है ह्यूमंस पर क्लिनिकल ट्रायल करने की परमिशन मिलेगी। ठीक है,
चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनडीए स्टैंड्स फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जब आपका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया, अब जो है आपको उस नई दवा को मार्केट में बेचना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, तो आपको न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। डीजीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने करा रखा है, कोड ऑफ फेडरेशन। ठीक है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी, सीएफआर 211 पूछा गया था रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में, मैंने करा दिया है सीएफआर, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर कैरिड आउट इन स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। तो ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल का फेज 1 जो होता है उसमें क्या होता है कि जो लोग स्वस्थ होते हैं, जो कि अपने ऊपर दवा का प्रयोग करवाना चाहते हैं, जो कि स्वस्थ हैं, स्मॉल नंबर में मतलब बहुत ही कम संख्या के ऊपर जो है फेज 1 में जो है वो क्लिनिकल ट्रायल स्वस्थ लोगों पे किया जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू PHMRA, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अमेरिका, डेवलपिंग ए न्यू ड्रग टेक प्लेस इन। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ अमेरिका के अनुसार एक नई दवा को बनाने में 12 से 15 साल का समय लगता है और लाखों करोड़ रुपए जो है वो खर्च होते हैं। ठीक है। इन सिलिको स्टडी परफॉर्मेड ऑन, तो देखिए सिलिको स्टडी जो होती है किसी भी नई दवा की, वो किस पे होती है? कंप्यूटर पे होती है। आपने सिलिकॉन शब्द सुना होगा। सिलिकॉन से क्या बनता है? चिप बनता है, प्रोसेसर बनता है। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टडी किस पे होती है? कंप्यूटर पे होती है। ठीक है। विट्रो स्टडी किस पे होती है? विट्रो स्टडी, इन विट्रो स्टडी इज परफॉर्मेड ऑन। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेबोरेटरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो स्टडी बोलते हैं। ठीक है। इन वीवो, इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड, शरीर के अंदर। तो इन वीवो स्टडी किस पे होती है? इनसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? इन वीवो। ठीक है। प्री क्लिनिकल स्टडी यूजुअली टेक प्लेस। तो किसी भी दवा का प्री क्लिनिकल स्टडी जो है वो कितना टाइम लेता है? अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था, वहीं से जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 2 साल का समय जो है वो प्री क्लिनिकल स्टडी में लगता है। ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया डिवाइडेड इनटू कैटेगरी। तो देखिए, अगर यहाँ पर कैटेगरी की बात की जाए तो भारत में जो है क्लिनिकल ट्रायल्स को 2 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। ठीक है। चलिए, तो देखिए कैटेगरी ए वाले जो हैं, ठीक है, कैटेगरी ए के जो आपके यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ये जो हैं 2 महीने के अंदर जो है इनका अप्रूवल मिल जाता है। तो ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स जिनको कि अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ है, तो उनका जो अप्रूवल है इंडिया में वो फटाफट से मिल जाता है विदिन 2 मंथ, मतलब 2 महीने के अंदर। ठीक है। और ऐसी दवाएं जो कि ऐसे आपके क्लिनिकल ट्रायल जो कि यहाँ पर कैटेगरी बी में आ रहे हैं, इनको अप्रूवल मिलने में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। ठीक है। चलिए, तो इसी से जो है यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कैटेगरी ए अप्रूव्ड विद इन 2 मंथ। ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पर कैटेगरी ए में ऐसे आपके क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं जो कि पहले जो है यूएस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, कोई भी ड्रग जो कि भारत के अंदर रिसर्च हुई है उसको भारत के अंदर बनाया गया है। एनी ड्रग डिस्कवर्ड इन इंडिया आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग हैज बीन डन इन इंडिया। तो अगर आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, मार्केटिंग करना है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो है 30 दिन के अंदर आपको परमिशन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से टॉपिक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ऐसी दवाई जो कि भारत के अंदर डिस्कवर हुई है, इंडिया के अंदर बनी है, अगर उसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए अगर आपको परमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर परमिशन कितने दिन में मिल जाएगी? 30 दिनों के अंदर जो है आपको परमिशन मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। चलिए, देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स का रेगुलेशन कौन सा एक्ट करता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 करता है। ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स को कौन सा एक्ट जो है उसको रेगुलेट करता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस शेड्यूल से जुड़ा हुआ है? शेड्यूल वाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो भी आपके क्लिनिकल रिसर्च हो रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस एक्ट से जुड़े हैं?
ठीक है, सॉरी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 से जुड़ा हुआ है, और किस शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, शेड्यूल 22 से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पर कुछ और टेबल देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर न्यू ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, तो अगर आप कोई नई दवा जो है आपने खोजा है और उसका भी आपको क्या करना है, क्लिनिकल ट्रायल कराना है, उसका परमिशन मिल जाएगा 30 दिनों के अंदर, अगर जो है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, न्यू ड्रग्स ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट इन कंट्रीज गिवन बाय सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो अगर जो आपके यहाँ पर नई ड्रग है जो कि पहले जो है, ठीक है, पहले दूसरे देशों में चल रही है, तो उसका जो अप्रूवल है वो आपको मिल जाएगा 90 दिनों के अंदर, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है, इस चीज को जो है एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ड्रग डेवलप आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो ऐसी दवाइयां, ठीक है, जिनको जो है बाहरी देशों में बनाया गया, विदेशों में बनाया गया, अगर उनका क्लिनिकल ट्रायल का अगर आपको परमिशन लेना है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको लग जाएगा 90 दिन जो है आपको लग जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा गया है, और लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया वैलिडिटी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल हैज डिटरमाइंड एज 2 years फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी बिगन ए स्टडी, ठीक है। और देखिए क्लिनिकल ट्रायल का जो यहाँ पर वैलिडिटी है कितने साल का है, ये है आपका 2 साल का है, और इसको जो है 1 साल जो है और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कैटेगरी बी अप्रूव्ड विद इन, ठीक है। तो देखिए कैटेगरी बी वाले जो भी आपके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इनको अप्रूवल मिलने में 4 से 5 महीने का समय लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ सीडीएसको, सीडीएसको का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन आ चुका है एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो अगर आपको किसी नई दवा को भारत में इंपोर्ट करना है तो आपको कौन सा एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 44, ठीक है। अगर आपको कोई नई ड्रग जो है उसको मैन्युफैक्चर करनी है, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, अगर आपको यहाँ पर कोई नई दवाई बनानी है भारत में, तो आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म 44, फॉर्म 44, ठीक है। फॉर परमिशन टू अंडरटेक क्लिनिकल एप्लीकेशन मेड थ्रू, तो देखिए अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल कराना है तो उसके लिए भी जो है आपको एप्लीकेशन जो है फॉर्म नंबर 44 में जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन इज एजेंसी ऑफ, तो देखिए जिस तरह हमारे यहाँ सीडीएसको है, ठीक है, उसके बाद अमेरिका में यूएसएफडीए है, वैसे ही अलग अलग देशों में जो है अलग अलग जो है आपकी क्या है रेगुलेटरी एजेंसी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर किस देश की एजेंसी है, चाइना, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपकी एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनएमपीए इज ए एजेंसी ऑफ, तो नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहाँ की एजेंसी है, कहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए नेशनल, ये जो है आपके यहाँ पर चाइना की एजेंसी होगी, ठीक है, एक बार हम इसको यहाँ पर कंफर्म भी कर लेंगे। चलिए अगला है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज एजेंसी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज एजेंसी, ये अलग है, ये अलग है, चाइना, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो है यहाँ पर कहाँ की एजेंसी है, जापान की एजेंसी है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज, ठीक है, डिवाइस एजेंसी जो है ये आपकी जापान की रेगुलेटरी एजेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड फार्मा ट्रेड, तो देखिए दवाइयों का जो ट्रेड है इसको बहुत सारे जो आपके यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो नियंत्रित करते हैं, जैसे कि आपका WHO हो गया, WTO हो गया, ITO हो गया, ऑल ऑफ दी अबव का जो ऑप्शन वो आपका सही होगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Which document must manufacturer provide information about drug manufacturing process, quality control and stability, तो देखिए अगर आपको अमेरिका के अंदर किसी नई दवा का मार्केटिंग करना है तो उसके लिए आपको ड्रग मास्टर फाइल, ठीक है, इसको जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा यूएसएफडीओ को। और इसमें क्या होता है कि जो आपने यहाँ पर नई दवाई बनाई है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल आपको देना होता है कि आपने जो है
उसका जो है उसका जो है यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या, उसकी क्वालिटी क्या, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रग मास्टर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रग मास्टर फाइल। ठीक है, चलिए इन टर्म ऑफ ANDA, तो देखिए ड्रग मास्टर फाइल का मतलब यही है कि देखिए अगर कोई रिश्ता होता है तो लोग क्या भेजते हैं, बायोडाटा भेजते हैं, जिसमें जो है ठीक है लड़के लड़की का जो है यहाँ पर पूरा डिटेल होता है, उसका नाम, पता, एड्रेस, क्वालिफिकेशन सब कुछ होता है। तो वैसे ही अगर आपको अमेरिका के अंदर किसी नई दवा को उतारना है तो आपको जो है US FDA के पास ड्रग मास्टर फाइल जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। चलिए ANDA का मतलब क्या होता है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर लिखा गया है एब्रीविएटेड का मतलब होता है संक्षिप्त। तो देखिए ऐसी दवाइयां जो कि पहले से जेनरिक में बिक रही हैं, अगर आपको उसका परमिशन लेना है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, ANDA फाइल करना पड़ेगा। और यहाँ पर एब्रीविएटेड इसलिए लिखा गया है कि इसमें जो है बहुत ही कम डिटेल जो है आपको देनी होती है परमिशन के लिए, क्योंकि जो है वो दवाइयां जो हैं वो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे होते हैं, तो आपको जो है ज्यादा डिटेल सबमिट नहीं करनी पड़ती है। तो एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन किसके लिए प्रयोग होता है, जेनरिक दवाइयों के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन यूरोपियन यूनियन विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रलाइज मार्केटिंग ऑथराइजेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर यूरोप के देश हैं उनका जो है यहाँ पर एक सिंगल एजेंसी है यूरोपियन, ठीक है, उसका नाम है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जो कि जो है पूरे यूरोप के अंदर जो है दवाइयों की जो है एक यहाँ पर रेगुलेटरी संस्था है, नियामक संस्था है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया, इन US FDA द DMF इज क्लासिफाइड इनटू, तो देखिए ड्रग मास्टर फाइल को जो है US के अंदर 5 टाइप में देखिए 5 टाइप में जो उसको क्लासिफाई किया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। और यहां से जो है RRB फार्मासिस्ट 2019 में जो है क्वेश्चन बन चुका है। तो टाइप 1 में क्या है आपका पर जो इसमें दिया गया, टाइप 1 में क्या है आपका पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है, टेक्निकल पर्सन हो गया, ऑपरेशन, ठीक है, और आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। वहीं आपका पर टाइप 2 में क्या इसमें है आपका ड्रग मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पर टाइप 3 में आपका हो गया, ठीक है, इसके अंदर आपका यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल हो गया। टाइप 4 में जो है आपका एक्सिपिएंट हो गया, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 1 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल या फिर फैसिलिटीज, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक्सिपिएंट वाला आपका टाइप 4 में आ रहा है, पैकेजिंग मटेरियल जो है ये आपका टाइप 3 में आ रहा है, पर्सनल फैसिलिटी टाइप 1 में आ रहा है, और ड्रग सब्सटेंस जो है आपका टाइप 2 में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। टाइप 2 की बात की जाए, टाइप 2 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल जो है वो हमारा ड्रग सब्सटेंसेज के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल टाइप 3, पर्सनल फैसिलिटीज, यहाँ पर पर्सनल का मतलब कि स्टाफ होता है, ठीक है। ये आपका टाइप 1 में, एक्सिपिएंट वाला जो है आपका टाइप 4 में आ रहा है, ठीक है। चलिए टाइप 4 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल जो है आपका एक्सिपिएंट से संबंधित है। इन जापान DMF इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए जापान में जो है ड्रग मास्टर फाइल को, ठीक है, ड्रग जो आपके पास DMF है इसको जो है, ठीक है, जापान में मास्टर फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जो है हम मास्टर फाइल कहते हैं, ठीक है। ड्रग मास्टर फाइल को जो है वहां पर मास्टर फाइल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इज US FDA लिस्ट ऑफ ऑल ड्रग अप्रूव्ड इन USA ए सेफ एंड इफेक्टिव ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक कहां से रिलेटेड है, US FDA से, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइसेंस बाय US FDA, यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आपके सारे वैक्सीन हो गए, सीरा हो गया, उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट है। इसमें आप PDF क्या होता है, PDF क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट है। तो US FDA के द्वारा जिन भी वैक्सीन, सीरा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो मंजूरी दी गई है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया ऑरेंज बुक, रेड बुक, वायलेट बुक या फिर पर्पल बुक। क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा पर्पल बुक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइसेंस्ड बाय US FDA इज नोन एज पर्पल बुक। तो आपको 2 बुक याद रखनी है, ऑरेंज बुक और पर्पल बुक, ठीक है। ऑरेंज बुक जो है ये भी आपका किससे है, US FDA देता है, ये भी जो है आपका US FDA देता है। ऑरेंज बुक में जो है आपका 2 कोडिंग सिस्टम है, पर्पल बुक जो है क्या है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से संबंधित है, क्या है ये एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट है,
ठीक है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहां पर है? कोलकाता में है। मैंने क्वेश्चन ये सब करा रखे हैं। विच कमिटी अप्रूव रिकॉम्बिनेंट डीएनए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट? तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको अप्रूव करने का काम करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कंज्यूमर एक्ट कब आया था? 1986 में आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1948 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीटीडी का मतलब क्या होता है? सीटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ठीक है, सीटीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग इज। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन INDA, यहाँ पर क्या लिखा गया? इन्वेस्टिगेशनल का मतलब कि उस पर जो है भी जांच चल रही है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब आपको कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करना है, ठीक है, जब आपको यहाँ पर कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करना है, मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद क्लिनिकल ट्रायल आता है, तो सबमिटेड बिटवीन प्री क्लिनिकल स्टडी एंड फेज 1 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो अगर आपका ड्रग मॉलिक्यूल प्री क्लिनिकल में पास हो गया है और आपको अब जो है आपको उसका प्रयोग करना है ह्यूमंस में, यानी कि फेज 1 में जाना है, तो आपको इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर कंडक्ट स्टडी ऑन ह्यूमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया स्टार्टिंग में, आप उसको देखेंगे तो वहां पे आपको IND लिखा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA। तो NDA जो है क्यों फाइल होता है? अगर आपका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया है, आपकी दवा जो है अच्छी खासी बन चुकी है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, अब उसको आपको मार्केट में उतारने के लिए आपको जो है परमिशन लेना है, मतलब अप्रूवल ऑफ ड्रग फॉर मार्केटिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ANDA। तो ANDA जो है किसके लिए फाइल होता है? जेनेरिक ड्रग के लिए फाइल होता है। ठीक है, जेनेरिक ड्रग के लिए जो है एब्रीविएटेड न्यू, ठीक है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल होता है ऑप्शन नंबर सी फॉर जेनेरिक ड्रग अप्रूवल। ठीक है, ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज। तो ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ही लाखों करोड़ों में किसी एक को होती हैं, उनके लिए जो ड्रग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑर्फन ड्रग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जनरली ड्रग्स आर पेटेंटेड फॉर 20 ईयर। 20 साल के जो है वो दवाइयों का पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमन, ठीक है, क्या लिखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में जो है वो कितने मॉड्यूल्स हैं? टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। आप नंबर जो है यहाँ पर याद कर लीजिए और यहाँ पर टेबल भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड हैज एट लिस्ट 5 मेंबर। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के अंदर जो है कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जेनेटिक, ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेनेरिक ड्रग्स आर सेम एज इनोवेटर ड्रग। यहाँ पर इसका मतलब होता है पेटेंट ड्रग। ठीक है, तो देखिए पेटेंट ड्रग और जेनेरिक ड्रग में जो है उनका मेन इंग्रेडिएंट सेम होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इंग्रेडिएंट क्या होगा? सेम होगा। पैरासीटामोल इसमें भी होगा, पैरासीटामोल जो है वहां पे उसमें भी होगा। उनका डोज भी सेम होगा, डोजेज फॉर्म भी सेम हो सकता है, लेकिन क्या जो है यहाँ पर सेम नहीं हो सकता, वो है एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर पेटेंट वाली ड्रग होती है उनके अंदर अच्छे अच्छे एक्सिपिएंट्स होते हैं ताकि जो है उसकी क्वालिटी स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी हो जाए, लेकिन जेनरिक ड्रग में जो है हल्की क्वालिटी का एक्सिपिएंट जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल्ड बाय स्पॉन्सर टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल। तो अगर आपको जो है अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स को इनिशिएट करना है, मतलब शुरू करना है, उसके लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन फाइल करना होगा? ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको फाइल करना होगा इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन INDA, अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल शुरू करना है। और अगर आपका क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद जो है आपको जो है उस दवा को नई जो है आपको मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसके लिए जो है आपको न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 डील्स विद गाइडलाइंस ऑफ गुड क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल जो है हमारा शेड्यूल वाइज से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनिमल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल एंड बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज आर पार्ट ऑफ विच एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है आपका जेनेरिक ड्रग के लिए होता है। ठीक है, और किसी भी दवा को मार्केट में लाने से पहले न्यू ड्रग एप्लीकेशन लेना होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, और इससे अधिक टॉपिक से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो कम से कम जो है इतने क्वेश्चंस को आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।